नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। नेहरू से लेकर मोदी तक 1947 से 2014 तक सब कुछ बदल गया है। हमारा रहन सहन, हमारी सोच, हमारे युवा और हमारा भारत। हमारी फिल्मों के सुर भी बदल गए और हमारे नेताओं के मिजाज भी। 67 सालों की आजादी में 50 के दशक के हेमंत कुमार और प्रदीप के वंदे मातरम के सुर आज AR रहमान के वंदे मातरम में बदल चुके हैं। साथ ही चाचा नेहरू कहकर अपने प्रधानमंत्री से प्यार करने वाला देश अब मोदी के नमो नमो से गूंज रहा है। अगस्त 1947 को एक ताजे झोंके सी आई आजादी। भारत आजाद हो चुका था, देश खुशी से झूम रहा था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने देश के भविष्य की दिशा तय करने की अहम चुनौती थी। नेहरू ने नींव रखी धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष भारत की। आज हम आपको दिखाएंगे कि नेहरू युग से लेकर आज के मोदी युग तक आजाद भारत के सफर की यह अद्भुत कहानी कैसे लिखी गई। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब भारत ने आज़ादी के आंगन में पहला कदम रखा। ये वो तारीख थी जब भारत ने गुलामी की बेड़ियों से खुद को आज़ाद कराया। आज़ादी के इस दिन तक पहुंचने के लिए भारत माँ के वीर सपूतों ने तमाम कुर्बानियां दी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद अब चुनौती देश को चलाने की थी। अब बारी भारत की बागडोर संभालने की थी। अब बारी सही नीतियों को पहियों पर रखकर देश को दौड़ाने की थी। 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। चुनाव में इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 364 सीटें मिली। भारत नया नया आज़ाद हुआ था। चुनौतियां और जिम्मेदारियां दोनों बड़ी थीं। ऐसे में एक ऐसा कंधा तलाशा गया जिस पर सबको भरोसा था। नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। नेहरू के सामने चुनौती देश को चलाने की थी, बेरोजगारी मिटाने की थी, सीमा पर सावधान रहने की थी, आर्थिक रूप से भारत को मजबूत बनाने की थी, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने की थी। बच्चों के चाचा नेहरू ने बहुत हद तक ऐसा किया भी। जवाहरलाल नेहरू देश के उन नेताओं में एक थे जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के निर्माता की तरह वो सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किए गए। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से आर्थिक साम्राज्यवाद की छाया पहले ही देख ली थी। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता और गुटनिरपेक्षता के बारे में उस समय ही सोच लिया था। उनकी दूरदृष्टि ही थी कि भारत को वैश्विक मंदी भी प्रभावित नहीं कर पाई। नेहरू पुरानी और नई पीढ़ी के रहनुमा थे। नेहरू की अगुवाई में भारत दुनिया पर छा गया। उन्होंने संसार को दिखा दिया था कि किस तरह एक पिछड़ा देश लोकतंत्र को अपनाकर समाजवादी ढांचा दुनिया के सामने रख सकता है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं थीं। पहले आम चुनाव से ठीक पहले नेहरू के दो पूर्व कैबिनेट सहयोगियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दे दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की और दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी को जन्म दिया। दूसरे दलों के विरोध में होने के बावजूद नेहरू ने दूसरी बार भी यानी 1957 में भी धमाकेदार जीत दर्ज की। 490 उम्मीदवारों में से 371 सीटें कांग्रेस के नाम रहीं। दिलचस्प बात यह रही कि आज़ादी के बाद भी 1957 के चुनाव में एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। नेहरू ने दूसरा कार्यकाल भी ठाठ से पूरा किया।
देश को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। 1962 में तीसरी लोकसभा का चुनाव हुआ। ये वो समय था जब भारत की तलखियां पड़ोसियों से बढ़ने लगी थीं। पाकिस्तान के साथ संबंध तो कभी अच्छे रहे ही नहीं। अक्टूबर 1962 में चीनियों ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंक दिया। चीन के साथ दोस्ताना संबंध धोखा साबित हुए। सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान न देने पर चारों ओर से नेहरू को आलोचना झेलनी पड़ी। अमेरिका की सैन्य सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बीच नेहरू का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। कश्मीर से लौटने पर नेहरू सदमे से पीड़ित थे और बाद में दिल का दौरा पड़ने से 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि चीन के विश्वासघात ने और पाकिस्तान के साथ खींचतान ने नेहरू को कड़वाहट से भर दिया था। अनामिका और भरत के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। तो ये थी दास्ताने नेहरू। पंडित नेहरू के निधन के बाद आजाद भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जय जवान जय किसान के नारे के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने उठाई। अपनी बेबाकी, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के लिए मशहूर शास्त्री जी ने सीमित संसाधन और छोटा सा कार्यकाल होने के बावजूद रणभूमि में पाकिस्तान को धूल चटा दी। पंडित नेहरू की मौत के बाद बेहद साफ सुथरी छवि के कारण 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी के इरादे बिल्कुल साफ थे। शास्त्री जी की पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना था और ये करने में सफल भी हुए। शास्त्री जी बिल्कुल जमीनी आदमी थे और वो जमीन पर रहकर ही जनता के लिए सोचते थे। शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन और कांटों भरा रहा। ये वो समय था जब पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर हमला करने की फिराक में थे। चीन ने कुछ समय पहले पीठ में छुरा घोंपा था और 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया। शाम का समय था। घड़ी में 7:30 बज रहे थे कि पाकिस्तान ने हवाई हमले करने शुरू कर दिए। राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी ने सेना से सीधे कहा कि आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले देश को एक बेहतर नेतृत्व दिया। जय जवान जय किसान के नारे ने सेना से लेकर आम आदमी के भीतर तक एक नया जोश पैदा किया। इससे भारत की जनता का मनोबल तो बढ़ा ही, साथ ही सारा देश एकजुट हो गया। सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारत ने पाकिस्तानी सेना को घर में घुसकर पछाड़ दिया। पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का ऐसा जवाब मिला जिसकी कल्पना तक उसने कभी नहीं की थी। भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई। इससे घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। उन्हें रूस बुलाया गया। ताशकंद में जब युद्ध पर समझौते की बात हो रही थी तो शास्त्री जी को जीती हुई जमीन लौटाना हरगिज मंजूर नहीं था। शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत करा दिए गए। समझौते के कुछ घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 की रात में शास्त्री जी की मौत हो गई। ये आज तक रहस्य है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अनामिका और भरत के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। तो आजाद भारत के इतिहास में अभी और भी कई सुनहरे पन्ने पलटे जाने बाकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की, जिनकी अगुवाई में भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली।
नेहरू से मोदी तक आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की यह खास पेशकश। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में इंदिरा गांधी के रूप में देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली। जवाहरलाल नेहरू की बेटी से उस वक्त शायद लोगों को उम्मीदें कम थी। मोरारजी देसाई तो उनको गूंगी गुड़िया कहा करते थे, लेकिन गद्दी पर बैठकर इंदिरा ने वो दहाड़ लगाई जिससे अच्छे अच्छे नेता कांप गए। बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलवाकर इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया कि वो भारत की आयरन लेडी हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद आजाद भारत की चुनौतियों का कांटों भरा मुकुट इंदिरा गांधी के सिर रखा गया। हालांकि इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध भी हुआ। मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि इंदिरा को छोटी सी उम्र में देश की बागडोर दी जाए। सन 1966 में जब इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी थी। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक करार दे दिया, लेकिन पीएम बनने के बाद इंदिरा ने न केवल जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बल्कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी, इसीलिए इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति पर विशेष बल दिया। हरित क्रांति पर जोर देने का नतीजा ये हुआ कि फसलों के उत्पादन में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इंदिरा गांधी जिस तेजी से राजनीतिक फलक पर आगे बढ़ रही थी, उससे लोग उन्हें आयरन लेडी का दर्जा देने लगे थे। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इंदिरा के साथ भी यही हुआ। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ निर्णय आया और उनके 1971 के चुनाव को अवैध करार दिया गया। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने के बजाय देश पर आपातकाल थोप दिया। पूरे विपक्ष और विरोध की आवाज उठाने वालों को जेल में ठूस दिया गया और नागरिकों से उनके बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तमाम नागरिक स्वतंत्रताओं को खत्म कर दिया गया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। इस वजह से इंदिरा की काफी आलोचना हुई। चुनाव में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में कई विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और इंदिरा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद भी इंदिरा दोबारा पूरी हनक से सत्ता में लौटी, लेकिन अब काफी कुछ बदल चुका था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडारावाले की अगुवाई में चरमपंथियों का जमावड़ा होने लगा। आतंकवाद बेकाबू हो गया। तो 1984 में जून के महीने में इंदिरा ने सेना को मंदिर परिसर में घुसकर आतंकियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर हजारों नागरिक मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा ने आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल के भीतर जाने का आदेश दे दिया। इस पूरे ऑपरेशन में कई बेगुनाह लोग भी मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर इंदिरा को कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आखिरकार इसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा के दो सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर घर में ही उनकी हत्या कर दी। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया।
अनामिका और भरत यादव के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। इमरजेंसी के काले अध्याय की वजह से 1977 में इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। मोरारजी देसाई की अगुवाई में देश को मिली पहली गैर कांग्रेसी खिचड़ी सरकार। हालांकि आपसी विवादों के चलते जनता पार्टी ज्यादा वक्त तक सत्ता पर काबिज नहीं रह पाई और सत्ता चौधरी चरण सिंह के हाथ में आ गई। वो भी केवल 170 दिन तक ही देश की बागडोर संभाल पाए। आपातकाल को लेकर देश में जो गुस्सा था, उसका फायदा मोरारजी देसाई को हुआ। भारतीय जनसंघ समेत विरोधी दलों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और इंदिरा के धुर विरोधी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लेकिन पार्टी में संघ की दोहरी सदस्यता को लेकर आंतरिक मतभेद इतने गहरे हो गए कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाए और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई के बाद इसी गठबंधन से चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा माने जाते हैं। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने जमीनी स्तर पर किसानों की लड़ाइयां लड़ी। भारत की राजनीति में चौधरी चरण सिंह एकमात्र किसान नेता हुए। उनके बाद देश में किसी की भी छवि किसान नेता के तौर पर नहीं बन पाई। आजादी के बाद जुलाई 1952 में यूपी में चौधरी चरण सिंह की बदौलत जमींदारी प्रथा का अंत हुआ और गरीबों को जमीन का अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने 1956 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की। चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल के दौरान उर्वरकों और डीजल के दामों में कमी की गई। इसी दौरान काम के बदले अनाज योजना को भी लागू किया गया। देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों के साथ दिक्कत ये रही कि बदलाव के वादे तो खूब किए गए, लेकिन ये लोग स्थिर सरकार नहीं दे सके। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह अपनी ही पार्टी में मतभेदों के शिकार हो गए और कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने का मौका मिल गया। अनामिका और भरत के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बात होगी कि किस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश को मिला सबसे नौजवान प्रधानमंत्री। चौरासी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और राजीव गांधी के रूप में पहली बार देश को मिला 40 साल का युवा प्रधानमंत्री।
राजीव गांधी के समय में देश ने संचार और कंप्यूटर समेत कई क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्नीस में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने संचार, शिक्षा और लाइसेंस राज में बड़े सुधार किए। ये और बात है कि देश में घोटालों की गूंज भी राजीव राज में ही सुनाई दी। बोफोर्स घोटाला, भोपाल गैस कांड, मुआवजा घोटाला और काले धन के मामले उन्हीं के समय में सामने आए। लेकिन विदेश नीति की काफी तारीफ हुई। राजीव गांधी के कार्यकाल में ही भारत ने सूचना क्रांति के क्षेत्र में दस्तक दी, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इस दौरान भारत को मजबूत, महफूज और तरक्की की राह पर रफ्तार से दौड़ाने का सपना देखा गया। कंप्यूटर, आईटी और टेलीफोन जैसे कई दूसरे क्षेत्रों में पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए आज हम तैयार हैं। ये सच है कि गुलामी के बाद से अब तक भारत के नौजवानों पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन भारत की युवा शक्ति को सबसे पहले राजीव ही भांप पाए थे। हिंदुस्तान के गांवों को विकास में हिस्सेदार बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधे गए। गांवों को अपने विकास का अधिकार और महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी दी गई। गांव-गांव को टेलीफोन से जोड़ने और कंप्यूटर के जरिए महीनों का काम मिनटों में करने की बात की गई। जाहिर है राजीव गांधी ने देश को जिस मुकाम पर पहुंचाया वो काबिले तारीफ है। लेकिन उस समय ऐसा भी हुआ जो पूरे देश को सन्न कर गया। श्रीलंका में शांति सेना भेजे जाने से लिट्टे नाराज थी। मई 1991 में जब आम चुनाव हो रहे थे, उस समय राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। लिट्टे के आतंकवादी आम लोगों के बीच कार्यकर्ता बनकर खड़े थे। राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने धनु नाम की लिट्टे कार्यकर्ता ने आत्मघाती विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। एक ऐसा नेता जिसने देश को विश्व के नक्शे पर चमकते देखने का सपना देखा था, उसे समय से पहले ही आतंकवादियों ने लील लिया। अनामिका और भरत के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। तो राजीव गांधी को देश की जनता का भरपूर प्यार, भरपूर मोहब्बत मिली, लेकिन बोफोर्स कांड ने उनकी सरकार पर एक बड़ा बट्टा भी लगाया। बोफोर्स तोप खरीद घोटाले का विवाद इतना बढ़ा कि राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और 1989 में प्रधानमंत्री की कुर्सी विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में आ गई। वीपी सिंह के रहते देश में मंडल और कमंडल की हिंसक सियासत ने पांव पसार लिए। हालांकि गैर कांग्रेसी सरकारें ज्यादा नहीं टिक पाईं और 1991 में कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव सत्ता के शिखर पर जा पहुंचे। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने देश की बागडोर संभाली। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये विडंबना ही रही कि कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार या गठबंधन से बनी सरकार अब तक कामयाब नहीं रही थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन तो गए, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा उठाकर उन्हें बाहर से समर्थन दे रही बीजेपी ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। रस्सा कसी का खेल अंदर खाने चलता रहा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके वीपी सिंह ने अब तक का सबसे तगड़ा जातिवाद कार्ड खेल दिया। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान दिलाने और बराबरी के मंच पर खड़ा करने के लिए वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की। इन्हीं दिनों बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम जन्मभूमि मुद्दे पर रथ यात्रा निकाल रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार करा दिया। इससे खफा बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर जनता दल से अलग हो गए और अलग से समाजवादी जनता पार्टी बनाई।
बाहर से कांग्रेस ने समर्थन दिया और चंद्रशेखर 11वें प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस की बैसाखी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। फिर क्या हुआ? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर सरकार राजीव गांधी की जासूसी करा रही है और अपना समर्थन खींच लिया। चंद्रशेखर केवल 7 महीने नवंबर 1990 से जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसी बीच तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर पर चढ़कर जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के 10वें प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन अल्पमत में होने के कारण उन्हें जोड़ तोड़ का सहारा लेना पड़ा। नरसिंह राव सरकार ने देश में उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की एक सीरीज लागू की। उन्होंने विदेशी निवेशकों के लिए देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया, लेकिन हर्षद मेहता घोटाला, जैन हवाला कांड और तंदूर हत्याकांड मामले ने राव सरकार की विश्वसनीयता को आघात पहुंचाया। देश की राजनीति का ये वही समय था जब देश मंडल कमंडल की राजनीति से भी बाहर नहीं निकला था। नरसिंह राव की सरकार रहते ही 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया, जिसके बाद देश भर में भीषण दंगों का दौर चला। इसके बाद 1996 में कांग्रेस की हार के बाद एचडी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। जनता दल के नेता एचडी देवगौड़ा ने 1 जून को एक संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार का गठन किया। उनकी सरकार 18 महीने चली। देवगौड़ा के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री के तौर पर अप्रैल 1997 में पदभार संभाला, जब कांग्रेस एक नई संयुक्त मोर्चा सरकार का बाहर से समर्थन करने के लिए सहमत हुई। लेकिन गुजराल केवल काम चलाऊ थे। इनका ज्यादातर समय सरकार बचाने में ही निकला। देश में 1998 में फिर से चुनाव कराने पड़े। अनामिका और भरत के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात होगी देश को मिले एक कवि हृदय प्रधानमंत्री की। उन्नीस से बीजेपी को देश पर राज करने का मौका मिला। ये वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के रहते पाकिस्तान ने भारत पर पीछे से एक के बाद एक कई वार किए, लेकिन भारत ने न केवल हर चुनौती का सामना किया, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी एटमी ताकत दिखाकर सन्न कर दिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1998 में हुए चुनावों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी, पर सरकार 13 महीने ही चली। फिर चुनाव हुए और वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। इस दौरान आर्थिक विकास की गति तेज हुई। अटल सरकार के दौरान ही गुजरात को दंगों का दंश भी झेलना पड़ा। लेकिन ये वही सरकार थी जिसने देश का सर भी ऊंचा किया, जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया।
इस कदम के बाद भारत दुनिया के नक्शे पर महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो गया। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत को जो करना था कर चुका था और हाथी की मस्त चाल से आगे बढ़ता जा रहा था। वाजपेयी सरकार में पाकिस्तान से संबंधों को सुधारने के भी प्रयास किए गए। लाहौर तक बस सेवा भी शुरू की गई, जिसमें पहले यात्री खुद देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी बने। एक तरफ अटल और नवाज शरीफ आपसी रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना भारत की पीठ में खंजर घोंपने में लगी थी। इसी दौरान देश की शान संसद पर हमला हुआ। कई लोगों की जानें गई, सीमा पार से घुसपैठ हुई और पाक ने करगिल में कई चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत के वीर जवानों ने सारे घुसपैठियों को मार भगाया। इस युद्ध में भारत के कई वीर जवान शहीद हो गए। इस युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध फिर से वहीं जाकर खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। लेकिन भारत इस दौरान कहीं भी रुका नहीं, कहीं भी ठहरा नहीं। अटल सरकार ने भारत के चारों कोनों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ा। भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। ऐसा कहते हैं कि इससे पहले इतनी सड़कों का निर्माण केवल शेर शाह सूरी के समय में ही किया गया था। लेकिन 2004 के चुनाव में बीजेपी का शाइनिंग इंडिया का नारा लोगों के सामने ज्यादा चमक नहीं बिखेर सका और वाजपेयी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। अटल और मनमोहन सिंह के इस दौर तक आते आते राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो चुकी थी। भारत फिर विकास की पटरी पर दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। हालात कुछ ऐसे बने कि सोनिया की जगह अटल के बाद आजाद भारत की कमान संभालने का सौभाग्य मनमोहन सिंह को मिला। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सत्ता में आया और दिल्ली की गद्दी मनमोहन सिंह को मिली। अनामिका और भरत के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। 2004 और 2009 में लगातार 2 बार बनी यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान देश को आंतरिक मजबूती देने के कई काम हुए, लेकिन महंगाई और मनमोहन सिंह का चोली दामन का साथ रहा। सबसे बड़ी बात यह कि भ्रष्टाचार का भूत इतना बड़ा और बेखौफ हो गया कि आखिरकार मनमोहन सरकार को ही ले डूबा। मई 2014 में सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गई, जिनके चुनाव अभियान से लोगों में जबरदस्त उम्मीदें पैदा हुई और अब इन्हें पूरा करने का बोझ भी उन्हीं पर है। 21वीं सदी के युवा भारत की बागडोर अब तक के सबसे ज्यादा अनुभवी और ईमानदार माने जाने वाले व्यक्ति के हाथ में थी। मनमोहन सिंह को 2004 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। 1947 से तरक्की की दिशा में लगातार बढ़ रहे भारत ने इस दौरान भी विकास की तरफ खूब दौड़ लगाई। मनमोहन सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक बार सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया और दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बने। सरकार दर सरकार बदलाव होते रहे। इन्हीं बदलावों की कड़ी में मनमोहन सरकार ने सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की शुरुआत की। गांव-गांव तक चिकित्सा का लाभ पहुंचाने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसी योजनाओं को मंजूरी दी। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। भ्रष्टाचार और महंगाई के मोर्चे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने के बावजूद यूपीए को इस दौरान चुनावी कामयाबियां भी मिली। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से
1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। इसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। इस कानून के जरिए देश में 14 लाख स्कूलों में 20 करोड़ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, जिससे अब हर भारतीय कोई भी जानकारी पा सकता है। लेकिन कामयाबियों से ज्यादा मनमोहन सरकार की नाकामियों ने उनकी साख गिराने में सबसे अहम भूमिका निभाई। तमाम घोटालों के बम फूटने के बाद लोकपाल के मुद्दे पर रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि सरकार के पसीने छूटने लगे। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मांग की, जिसे सरकार को नाना करते हुए कुछ शर्तों के साथ मानना ही पड़ा। ये लोगों का गुस्सा ही था कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हालांकि मनमोहन सरकार को भ्रष्टाचार और घोटालों का भी सामना करना पड़ा। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला और कोयला खदानों की बंदरबाट जैसे कई अहम मामलों में न केवल यूपीए सरकार को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, बल्कि कई मंत्रियों के इस्तीफे के साथ कुछ को जेल की हवा भी खानी पड़ी। 10 साल की मनमोहन सरकार के जमाने में जनता महंगाई और करप्शन से इस कदर थक गई कि उसने इसे बदलने का फैसला कर लिया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने मनमोहन सरकार को पूरी तरह से नकार दिया और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने का मौका मिल गया। मोदी सरकार भी जनता को तमाम सपने दिखाकर सत्ता में आई है। अब तक मोदी सरकार देश को असरदार प्रशासन देने में सफल रही है। मोदी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की पहल की है। हालांकि अभी देश को और आगे जाना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी की अगुवाई में सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है या नहीं। अनामिका और भरत के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। तो आजाद हिंदुस्तान के पिछले 67 सालों के सफर पर यह थी हमारी खास पेशकश। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।